हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टॉक शोज आयोजित करते हैं जिसके अंदर हम विद्वानों को, पत्रकारों को, एडिटर्स को और डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जिसके अंदर वो अपने विचार रखते हैं और ज्वलंत मुद्दों के ऊपर रोशनी डालते हैं। हमारा सौभाग्य, आज हम एक बार फिर से श्री श्री सतीश के सिंह जी के साथ। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत इस शो में। नमस्ते। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना पहचाना चेहरा है। टेलीविजन की दुनिया में जो न्यूज देखते हैं उन्हें किसी शायद परिचय की आवश्यकता नहीं होगी कि सतीश जी एक बहुत ही सीनियर पत्रकार जो हैं वो रह चुके हैं। जी टीवी के साथ लंबे, जी न्यूज के साथ संबंधित रह चुके हैं। वहां पे चीफ एडिटर के तौर पे थे लास्ट में वो, और लंबा अनुभव पत्रकारिता का, जिसे क्या कहूँ, भीष्म पितामह है वो। तो आज हम उनसे बात करेंगे। खास तौर से 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन असम के चुनाव और बंगाल के चुनावों के ऊपर गहमा-गहमी बढ़ गई है। एक चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण सामने खड़ा है, खास तौर से 1 अप्रैल को। और सबसे पहले असम से स्टार्ट करते हैं सर, कि असम में तो ऑलमोस्ट 1/3 चुनाव हो गया है। क्या हालात निकल कर आ रहे हैं? हवा का रुख क्या बोल रहा है सर? देखिए, भविष्यवाणी तो अंकों में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं करता नहीं वो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वहां पर टक्कर है असम में। जी असम में टक्कर है। पिछली बार जैसा एक तरफा नहीं है। जी और कांग्रेस के अलायंस इस बार ठीक हुए हैं, मतलब पिछले जैसा नहीं है। जी और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक डोमेस्टिक लुकिस्ट पॉलिसी है, जी डोमेस्टिक लुकिस्ट पॉलिसी, वो भी बहुत मजबूत है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। दूसरा जो मतलब ये है कि आप देखिए तो पिछला जो 47 सीटों का चुनाव हुआ कल, उसमें 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी जी और कांग्रेस एकदम धाराशायी हो गई। तो वैसी तो नहीं रहेगी, ऐसा तो जी लगता है इस बार। जी क्योंकि जो मुद्दे हैं वो आप देखिए, मुद्दा जो है, ये जो कांग्रेस अलायंस है, जो कि उनको बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी है कई तरह के लोगों को साथ अलायंस में रखने पे। जी तो वो मुद्दे उठाए हैं उन्होंने। एक तो वो का मुद्दा उठा रहे हैं, जो सीए है। जी फिर चाय बगान का मुद्दा उठा रहे हैं और असम की अस्मिता का सवाल उठा रहे जी हैं। तो ये इनके मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो मेनली ये है डेवलपमेंट का, स्टेबिलिटी का, और जो एक अंडरटोन रहती है, जो बाहर से जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और जो पोलराइजेशन है, ये सारा चीज है। तो लगता है कि टक्कर है इस बार। अब मैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, इसलिए मेरे ख्याल से अभी भी एक एडवांटेज जो है इनकम्बेंट को है। जी। इसमें एक 2-4 दिन पहले एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र के अंदर एक एडिटोरियल था। इमरजेंसी के दिनों में वो पेपर काफी फेमस था, और उस एडिटोरियल की पहली लाइन है, शायद उनका हेमंत बिस्वा शर्मा से एक इंटरव्यू की बात की है उसने, कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी हाईकमान से कहा था कि अगर हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम निश्चित ही हार जाएंगे। इसलिए अगर आप पोलराइजेशन की नीति पे नहीं गए तो हम असम का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो इस लाइन ने काफी तहलका मचाया। विकास के मुद्दे पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और वो हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि इसके बेस पे हम चुनाव जीत नहीं सकते, ये बात कुछ हालांकि अजीब तो लगती है, लेकिन ध्रुवीकरण में वापस जाने की फिर वही बात आ जाती है सर। देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट और असम तो कहिए ही, उसके मास्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा। आप कहिए चाणक्य हैं, आप कहिए गोगिया पासा हैं, आप कहिए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट ही वो चलाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। सुपर चीफ मिनिस्टर भी उनको कहते हैं। उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या रीडिंग है, उनके सोनोवाल जी से कैसे अच्छे संबंध हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको क्या इनाम गठा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कलई है।
और मैं ये मानता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का जो लॉस था कांग्रेस पार्टी को, एक बहुत बड़ा लॉस था। जी मैं उनकी भूमिका, तो मैं आपको बताऊं तो मैं उनकी भूमिका बंगाल में भी देखता हूं। जी तो ऐसा है। अब देखने लायक होगा कि वो क्या है, और अगर वो कुछ कहते हैं तो कहते हैं उनके बारे में कि वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का नब्ज जानते हैं, जी और सब हर तरह से वो मतलब मजबूत आदमी, मजबूत आदमी, बहुत मजबूत आदमी है। तो यही है मेन, और इससे ज्यादा तो हम क्या कहें। अगर वो डेवलपमेंट और ये सारे इश्यूज को वो बोले हैं, तो देखिए एक बात तो बोरा जी है कि इस बार सीए का मुद्दा भी जो है बहुत प्रभावी है असम में। अंडरटोन होगा, लेकिन ऐसा एक जो एक्सप्लोसिव ढंग से ऐसा पहले था, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं। अभी नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर डेवलपमेंट का मुद्दा पर अगर वो ऐसा उन्होंने अगर कहा है, तो क्या कहें इसमें, हम लोग इंटरप्रेट कैसे कर दें भाई, क्योंकि हम लोग वर्डिक्ट तो दे नहीं सकते। लेकिन मुझे अभी भी लगता है, मैं आपसे कहूंगा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास रिसोर्सेस की कमी है, और कमी है ऐसा लगता है। और दूसरा ये जो एक धूम धड़ाका चुनाव प्रचार जो होता है, वो उसकी कमी मुझे कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। और ऐसा इनका, हम लोग तो कैडर जानते ही है कि कैसा रहता है जी इनका असम जी का, जी है जी ना। तो ये चाहे कहीं भी कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत नहीं होता, मुझे जी ऐसा लगता है। तो अगर पॉपुलर सेंटीमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट होगी तब तो इनको इसका फायदा मिलेगा। जी लेकिन जहां तक लास्ट मिनट मोबिलाइजेशन, बूथ मैनेजमेंट, वोटर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, तो उसमें निश्चित रूप से एनडीए को, बीजेपी को फायदा जी। होगा। और एक जब आपके पास बिस्वा शर्मा। जी एक बात अभी आपने कही थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा तो खैर भीष्म पितामह हैं ही अपने एरिया के, कि वहाँ की जो सीटें थी 47 48, खास तौर से अपर असम और नॉर्थ असम का जो एरिया है, उसमें बीजेपी और उनके गठबंधन ने 39 करीब सीटें जीती, ये अभी आपने बताया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 126 सीटों में सारा का सारा जो मेजर चंक है वो इन्हीं एरिया से आता है। अब खास तौर से जो 3 एरिया बचते हैं, एक तो सेंट्रल असम है, एक बराक वैली है, एक लोअर असम है। ये वो एरियाज हैं जो बांग्लादेश से मिलते जुलते हैं, साथ में बॉर्डर एरिया में पड़ते हैं। मुस्लिम्स की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि जो नॉर्थ असम और अपर असम से हम देखा जाए तो। और वो वैसे भी पिछली बार भी वो बीजेपी के ही साथ थी, इस बार भी अगर शायद वहीं पे जाएंगे, कांग्रेस थोड़ी तोड़ कर ले तो कर ले, लेकिन इन एरिया के अंदर पेनिट्रेट करना इस बार थोड़ा सा बीजेपी के लिए कठिन होगा, क्योंकि कांग्रेस को क्रिटिसाइज तो किया गया एआईयूडीएफ को, बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ में बीपीएफ भी आया, साथ में कुछ और लेफ्ट फ्रंट भी है। यहाँ पर एक अच्छी टक्कर मिलने की संभावना है सर। बिल्कुल है, मैंने कहा कि बहुत क्लोज है, टक्कर है, एक तरफा नहीं है। तो मुझे जो कहना था मैंने इसी में आपसे कह दिया कि टक्कर बहुत क्लोज है। लेकिन क्या है कि कैसा वोटर मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। क्योंकि आपने बिहार में देखा था कि सब कुछ होने के बावजूद भी, वोटर का मूड होने के बावजूद भी, लास्ट मिनट मैनेजमेंट में फेल होने से और चक्रव्यूह और चेस बोर्ड पर गड़बड़ा जाने से वो तेजस्वी यादव के सपने अधूरे रह गए। जी 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 जी। तो अब आते हैं असली रण के ऊपर, बंगाल के रण के ऊपर, जहां दशा और दिशा देश की चेंज होने की संभावनाएं हैं। हालांकि कई जो पोल्स आ रहे हैं वो अभी भी एक नैरो, क्या कहते हैं, लीड दे रहे हैं मेजोरिटी की ओर ममता जी को, और बीजेपी को 100 सीटों के आसपास 80 और 120 के बीच के आंकड़े आ रहे हैं, कई जो डिफरेंट पोल्स आए हैं। खैर अगर उसी को लेके चलते हैं, फिलहाल तो पहला रण तो समाप्त हुआ है, अभी दूसरा 1 अप्रैल को आगे है। क्या कहती हैं सर ग्राउंड रिपोर्ट्स? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट हमारे तक पहुंची है वो टक्कर बता रहे हैं वहां भी। जी ये जो शुरुआत में ऐसा लगा कि भगदड़ मच गई ममता के यहाँ, उसके बाद इनका पांव में चोट लगी वगैरह वगैरह हुआ, तो फिर लगा कि जैसे ममता वापस आ गई और बहुत तरीके से और करीने से वापस आई हैं, और उनका एकदम धाक बना रहेगा। जी
लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि टक्कर है, फिर भी एडवांटेज ममता को, जी ये वहां के लोग कह रहे हैं। देखिए वहां पे दो वोटर्स जो हैं वो बहुत डिसाइसिव, एक महिला और दूसरा मुसलमान। अब तो ये जी बोला भी जाता है शब्द, पहले तो जी हम लोग माइनॉरिटी बोलते थे, जी लेकिन मुसलमानों का जो वोट है वो लगता है ममता को एक तरफा पड़ेगा। और महिलाओं का जो उनकी सभाओं में भीड़ जमी है वो भी बताता है कि ममता को इस मामले में एडवांटेज रहेगा। लेकिन बंगाल की एक खासियत है कि वहां के वोटर जो वहां के कारण हैं, वो डर का भी माहौल रहता है, क्लब सिस्टम चलता है, सिंडिकेट सिस्टम चलता है, टोलाबाजी चलता है, उसमें खुल के बोलते नहीं। हमारे मित्र गए हुए हैं, उन्होंने बताया कि भाई 90% लोग बोलते ही नहीं कुछ, साइलेंट जो लोग हैं। और वो उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहता है ये कोई डर का, ऐसा है। जी तो ये जो साइलेंट वोटर है, क्या वो किस तरह वोट कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और महिलाओं के लिए बीजेपी ने 33% रिजर्वेशन की भी बात की है, केजी से पीजी तक एजुकेशन फ्री किया। लेकिन ममता ने वहां पर 3-4 काम ऐसे किए हुए हैं, मुझे लगता था भाई, मैंने आपके पहले शो में भी कहा था कि अगर उन्होंने काम अगर किया है, और खास तौर से आपके घर के भीतर काम किया है, जी घर के भीतर से मतलब कि आपको एक साइकिल मिल गई, आपको छात्रवृत्ति मिल गई, आपको अनाज मिल गया, आपको कार्ड मिल गया, ये हो गया वो हो गया, कन्याश्री, रूपाश्री, सबूत साथी, ऐसे ऐसे अगर उन्होंने काम किया और ठीक से वो बटा है लोग तक, तो उस लिहाज से फिर ममता कड़ी चुनौती। मतलब जी ममता फिर उसमें आप बीजेपी चाहे करप्शन का मुद्दा उठाए, चाहे लूट का मुद्दा उठाए, चाहे एंटी इनकम्बेंसी का, वो अगर सही में हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हुआ है या नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता यही है कि इस मामले में ममता ने वहां पे काम किया है। भले वो ओवरऑल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह जो आपके इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स होते हैं वो ना किए हों, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यही है मेन। मोटे तौर पर मुझे किसी ने बताया बोरा साहब कि जो जो संघर्ष है वो 100 सीटों पर है, बाकी तय है कि किसको क्या मिलेगा, किसी ने मुझे बताया है। तो अब आप देखिए क्या है कैसे है, इसमें हम क्या कहें। अब इसमें हम नहीं कह सकते, हाँ टक्कर है, लेकिन अभी भी एडवांटेज ममता को है। एक बात और जोड़ना चाहूँ जी इससे पहले कि थोड़ा छोटा शो है तो इसलिए हिसाब से देखिए, अगर ममता की सीटें कम भी आती, जी मान लीजिए, तो इस संभावना से इनकार न कीजिए कि कल को ममता जो है और ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पोस्ट इलेक्शन। जी तो उस लिहाज से भी ममता को एडवांटेज रहेगा। जी इसलिए कि देखिए ना, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है आजकल का वो गया ही नहीं है बंगाल। जी तो ये क्या कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी, क्या है नहीं। क्विट कर दिया बिल्कुल ही। हाँ, तो ये एक संभावना नया कॉम्बिनेशन का भी नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत हासिल करनी है तो एक तरफा जीत होनी चाहिए। दूसरी कि जैसा अमित शाह जी ने दावा किया है कि 200 प्लस सीटें आएंगी, लेकिन चुनावी दावे में और हकीकत में अंतर तो होता है। बिल्कुल होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल कर आ रहा है इन चुनावों के सिलसिले से कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें से कुछ चीजें क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से मिसिंग है। राष्ट्रवाद का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, बांग्लादेश का मुद्दा, और वो एक जो मसल फ्लेक्सिंग होती है, पुलवामा, बालाकोट, और हम दुश्मन को चीर के रख देंगे, हम ये कर देंगे, वो इस बार चीजें पर्दे पे ऊपर बदली बदली नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की बैशिंग अचानक बंद हो गई टेलीविजन न्यूज के ऊपर से, क्योंकि अब मोदी जी कुछ पत्र भी लिख रहे हैं, कुछ यूएई से भी सुना खबरें आई हैं कि मीडिएटर का रोल किया जा रहा है। फिर सुना है बाइडन साहब की टीम भी बड़ी यंग है और वहां पे वो इंडिया की ये जो चेस्ट थंपिंग की जो इमेज है शायद उसको उतने ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो इस टाइम फीडबैक आ रही है
शायद हिंदुस्तान के अंदर उसी हिसाब से देखा जाए तो भाजपा के स्वभाव में कुछ नरमी देखी जा रही है राष्ट्रवाद के, पाकिस्तान के उन मुद्दों के ऊपर। और इस इलेक्शन में तो पाकिस्तान और राष्ट्रवाद ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रहे हैं देखा जाए तो, कहीं कहीं छोड़ के। हाँ, सीए वगैरह उठाया, घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान कहीं फिगर आउट नहीं कर रहा है सर। देखिए, हाँ आप ठीक कह रहे हैं और ये बात आपकी सही है। मैं भी आपसे आपकी बात सुनकर मैं सहमत हो रहा हूँ। रणनीति बदलती है, अगर सुपर पावर के यहाँ सत्ता बदलती है तो वो रणनीति बदलती है। और हम एक चीज कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा छोड़ देगी, ऐसा मैं नहीं मानता। चाहे वो पोलराइजेशन का मुद्दा, मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन का मुद्दा छोड़ देगा, वो हम नहीं मानते इस चीज को। लेकिन आपको एक चीज तो डिप्लोमेसी में करनी पड़ती है ना, कि आपकी मंशा आपके अंदर जो भी हो, लेकिन आपके वर्डिंग्स जो है, आपके वक्तव्य है जो है, और आपके जो दिखाने वाली चीजें हैं, उसमें थोड़े परिवर्तन तो आने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। तो शायद वो हो सकता है एक टैक्टिकल चेंज किया गया हो। ये बात सही है आपकी कि सीएए का मुद्दा जो था बंगाल में, हमें लगता था कि बहुत बढ़ चढ़ कर बोलेगा, लेकिन सीए का मुद्दा मुझे पहली बार, हमसे औपचारिक रूप से जो चुनाव भाषण होते हैं वो नहीं कह सकते, हम उतना नहीं देखा मैंने, लेकिन वो घोषणा पत्र में दिखा। बाकी जो एक जमीन पे गूंज होनी चाहिए उतना नहीं दिखा। शायद भारतीय जनता पार्टी ये समझती हो कि जो अपीजमेंट का मुद्दा है, जो माइनॉरिटीज्म है, ये सब जो है, उसके खिलाफ जो हिंदू मेजोरिटेरियन है उसके दिमाग में ये बात घुसी हुई है, इसको चढ़ बढ़ के उसको उछालने से, उसको बहुत हवा देने से उसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मेरे जी, दिमाग में ये बात आई। जी, अभी क्या है कि हाल के दिनों में मस्जिद में जाते हुए आपने विपक्षी नेताओं को कम देखा होगा। जी, ये मान के चलते हैं कि भाई मस्जिद और मतलब मुसलमान का जो वोट है वो विपक्षी नेताओं के साथ है। तो जो हिंदुओं का वोट नहीं है, हिंदुओं का वोट में जो क्षरण आया है, कमी आई है, तो कम से कम उस जो फोटो ऑफ है उससे हम ये मैसेज दें। तो ममता बनर्जी भी चंडी पाठ ही कर रही, चंडी पाठ ही कर रही हैं, वो आयतें नहीं पढ़ रही हैं, वो मतलब वो चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये एक विपक्ष के रणनीति में बदलाव आया है। हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सबको भी मंदिर मंदिर जाते हम देख रहे हैं। फिर मस्जिद में उनको, क्योंकि उनको तुरंत ब्रांड कर दिया जाएगा कि भाई आप तो माइनॉरिटी का अपीजमेंट करते हैं। तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता होगा कि भैया हमारे तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा उधर नरमी के लिए कुछ इंतजाम करें। भले जी, आप ये अंडरटोन जो है वो मेजोरिटेरियन, जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात हमने सुनी थी, फिर नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद का जो, जी, बात पूरी हाँ, कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रणनीति में टैक्टिकल परिवर्तन आया हो, लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, चाहे एंटी मतलब एंटी नहीं कहेंगे, माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो आरोप ये लगाते आए हैं, ये सब में बदलाव नहीं हो सकता। और एक बात और भी है कि सत्ता में इतने दिन रह जाने के बाद कई वास्तविक रियलिटीज से भी आपको एक दो चार होना पड़ता है। एक जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। अभी वेस्ट बंगाल के 7 चरणों का चुनाव बाकी है, महत्वपूर्ण चरण है। मोदी जी गए बांग्लादेश, और जो रिपोर्ट्स हमारे पास और आपके पास भी हैं, वाइड स्केल प्रोटेस्ट हुई है, वायलेंस भी हुई है सर वहां पे मोदी जी के खिलाफ। ऑफिशियल फिगर्स 5-7 लोगों की मौत का है, कुछ अनऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं जो संख्या ज्यादा बता रहे हैं। हम्म, इस स्केल के ऊपर जो एक प्रोटेस्ट हुआ है, जो वायलेंस हुई है वहां पे कई शहरों के अंदर, जिसको कि मतलब टेलीविजन मीडिया नहीं दिखा रहा है, बाकी मीडिया ने भी हाइड करके रखा। लेकिन चूंकि मैं बांग्लादेश को एक्सटेंसिवली कवर करता आया हूं जी जी और जी। डेली कवर करता हूं मैं उनको, 2-3 एपिसोड रहते हैं, तो मेरे पास सारी समाचार पत्र उनके मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, लोगों से बात करता हूं। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन ये कि वाइड स्केल वायलेंस और प्रोटेस्ट हुए हैं, मारा मारी हुई है, और रबड़ की जो बुलेट्स उनका यूज किया गया, कई लोग मरे हैं, वो पूरे फिगर्स नहीं बताए जा रहे हैं। ये चीजें भारत के प्रति एक नागरिक के स्तर के ऊपर नफरत पैदा कर रहे हैं। और
आई थिंक, हाँ जी सर, अभी हो गया म्यूट, अनम्यूट हो गया सर जी। आने वाले चरणों में इसका असर क्या होगा? बांग्लादेश का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वायलेंस जिस लेवल पे हुई है, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, चट्टग्राम हो या सिलट हो, ढाका हो, खुलना हो, मतलब शहर दर शहर प्रोटेस्ट हुए हैं सर, आप देखिए इसके, और वाइड स्केल पे हुए हैं सर। देखिए, अगर प्रोटेस्ट हुए हैं भारतीय प्रधानमंत्री के वहां जाने से और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक ये चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही, कि कौन लोग हैं विरोध करने वाले। कट्टर लोग हैं, कट्टर इस्लामिक लोग हैं। और अगर इसी लिहाज से इसको बंगाल में या इवन असम में उतारा जाए, तो जो आप एक राष्ट्रवाद और पोलराइजेशन का बात जो कह रहे थे, वो एक रूप में आ सकता है। वो उस रूप में उतारा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। और तब जो स्थिति है, वो एक नए ढंग से उसको मापने की, देखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है शायद शायद और अच्छा, प्रधानमंत्री जी वहाँ मटुआ समाज से उन्होंने बहुत नजदीकी संबंध वहां पे जाके जोड़ा, मंदिर में गए, मत्था टेका, सब कुछ किया। तो और वो भी ऐसे दिन जहां जिस दिन बंगाल में चुनाव बिल्कुल हो बिल्कुल। तो कैसे नहीं होगा? ये तो कुछ ना कुछ स्कीम तो होगा ही कोई। सर सर माइक शायद, हाँ जी, जी सर, जी सर, वो म्यूट हो जा रहा है। तो जी कुछ सर, ना कुछ ये पूरी एक संरचना के साथ, एक पूरे प्लानिंग के साथ वो चीजें हो रही हैं। और हमने ये देखा भी कि ममता बनर्जी ने कल अपनी सभाओं में कल आरोप भी लगाया कि ये जो बांग्लादेश का जो दौरा था, खासतौर से मटुआ समाज से संपर्क जोड़ने की, वो एक चुनावी दौरा, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये काहे ना मतलब मुझे लगता है कि आजकल में ये इशू जो है, आप जो जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वो उठ सकता है। मुझे आश्चर्य है कि ये कल क्यों नहीं। मुझे लगता है कि कल ही उठ जाना चाहिए था। अगर ये चर्चा हो जाती, हल्ला हो जाता, तो फिर शायद मतलब उसके एक चुनावी समीकरण पे उसका पर असर पड़ सकता। आज बांग्लादेश के सारे पेपर्स दे आर फुल ऑफ द पिक्चर्स ऑफ दीज प्रोटेस्ट फ्रॉम सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर हाँ, सिटी। तो सुना जमाते इस्लामी का प्रोटेस्ट था, सुना मैंने। जी सर, जी सर, तो वो काफी एलिमेंट्स है उसमें, जो भी अवामी लीग विरोधी थे ऑलमोस्ट काफी लोग थे उसके हाँ अंदर, देखा हाँ, जाए तो उनकी भी तो घरेलू राजनीति है, वो तो जी दिखेगी ना जी, सामने। बीएनपी के और लोग हैं, एक हिफाजते कुछ पता नहीं क्या नाम है, कुछ ऐसा एक उनका है, एक विंग हाँ, है, दो तीन और विंग हैं जो आपस में मिलकर सब कर रहे हैं, बट और अगर बांग्लादेश का मुद्दा देखिए, बांग्लादेश के एक कोई एक्टर आए थे या कोई आए थे, ममता बनर्जी के कोई, जी 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 बड़ा बवाल मचा था। जी तो ममता बनर्जी ने कल उसका भी सवाल उठाया कि जी जब हम हमें कहते हैं कि हमने इलीगल माइग्रेंट्स वहां से घुसा दिए, तो ये तो मुद्दा किसी न किसी रूप से ये चढ़ेगा, बढ़ेगा। ये हमको लगता है कि अभी अब जो राउंड बचे हैं, 7 राउंड बचे हैं, अभी तो 30 ही सीटों के लिए हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी देखो चुनाव थोड़ी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब मुझे लगता है कि वो युद्ध लड़ती न्यूक्लियर है, युद्ध करती है। युद्ध लड़ती है, न्यूक्लियर युद्ध। ये उसे लगता है कि इसके बाद और कोई युद्ध होना नहीं, यही फाइनल है। हाँ, और क्या। हाँ, पूरा कोशिश करती है। तो लेकिन इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ममता बनर्जी के लिए एकदम बिल्कुल आसान है। एडवांटेज जरूर है अब तक उनके लिए। पोस्ट इलेक्शन कोई एक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आसान तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी डजंट लीव यू इजी, नॉट एट ऑल, दे फाइट इट टू द बिल्कुल हिल। बिल्कुल बिल्कुल, हम दुआ करेंगे कि फिर बंगाल के बाकी बचे हुए इलेक्शन में बीजेपी के लोग ऐसी बातें ना करें कि बड़ी मुश्किल से एक पड़ोसी है जिसके साथ सही संबंध है, अगर कहीं वो भी रेडिकल के हाथ चला गया तो पता लग रहा है कि एक दूसरा पाकिस्तान उस साइड खड़ा हो जाएगा और फिर बात संभालनी मुश्किल हो जाएगी। एक लास्ट मुद्दे के साथ 2 मिनट आपसे पूछूंगा, मैं लालच छोड़ नहीं पाता हूं सर में, कि मुझे बहुत उसका दुख हो रहा है एक्चुअली। मुद्दा ये है कि सर, म्यांमार में कल भयंकर कत्लेआम हुआ, 100 से ऊपर व्यक्ति वहां पर मार दिए गए वहां की सरकार सेना के द्वारा। उससे पहले भी काफी वहां पर हत्याएं हो रही हैं, सारे कंट्री उसकी निंदा कर रहे हैं। भारत निंदा क्यों नहीं कर रहा है इतने बड़े हत्याकांड की सर?
हम क्या समझ के चल रहे हैं? हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन के अंदर हम निंदा करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। हम श्रीलंका के जो उसके जो क्राइम्स हैं उसके भी हम एब्सटेन कर जाते हैं। अब म्यांमार में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, 100 से ऊपर लोग कल मारे गए, हम निंदा भी नहीं करते सर, कंडेम भी नहीं करते सर। हम कैसे राष्ट्र बन गए हैं सर? देखिए, मोदी सरकार के समय मैं मानता हूं कि जो डिप्लोमेसी है वोहरा साहब, वो इश्यूज से ज्यादा प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, रणनीति के तहत है, और क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटेजिक है। तो शायद जो बदलाव अमेरिका में हुए हैं, शायद जो बदलाव जो भारत चीन के साथ जो झगड़ा जगजट इतना लंबा चला अभी बॉर्डर के ऊपर, उससे भी इसका कुछ लिंक हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें कोई बदलाव हो रहा है क्या? क्या बदलाव की भनक भारत सरकार को है? ये हो सकता है। और हाँ, नॉर्मली देखिए, म्यांमार से जो संबंध बनाने को, इसको मजबूत करने की जो कोशिश जो है, बहुत पहले करीब लगता है अटल जी के समय ही शुरू अटल हुआ जी था के कस समय के में साथ। शुरू हो गई थी जी। हाँ, और उसके बाद बहुत बहुत म्यांमार से मतलब बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। हम मानते हैं कि इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, लेकिन अब आप देख रहे हैं एक परिवर्तन हाल में, आप ही कह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ एक एक नरमी देखने को मिल रही है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। दूसरा, आपने श्रीलंका का जिक्र किया। हमें लगता है क्या कि बदली हुई परिस्थितियों में जब चीन से वो बॉर्डर को लेकर के चीजें मतलब समाप्त हुई, जिस तरह से समाप्त हुई, उसके बाद वहां बाइडेन का आना इसमें कुछ ताल्लुक है। अब उतना मैं, चूंकि देश का सवाल है, मैं इसे इतना खुल के मैं आपसे वो बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें है बात। खैर, हम ये उम्मीद करते थे कि कहीं ना कहीं भारत की एक रिएक्शन तो आती थी। स्ट्रेटजी अपनी जगह है, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन जब इतने भयानक हत्याकांड आपके पड़ोस में होते हैं और सारी दुनिया जब उसको कंडेम करती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वक्तव्य सामने जरूर आना चाहिए था, और वो वक्तव्य भी मिसिंग है एक तरह से देखा जाए। क्या चाइना ने भी कंडेम किया? नहीं, अभी तक नहीं, उसकी ओर से अभी नहीं आया है। मैं उसी की नहीं, ओर इशारा नहीं, कर रहा नहीं, नहीं, वो नहीं हुआ है अभी। लेकिन अब फिलहाल परिस्थितियां ऐसी निकल के आ रही हैं कि जहां पे भारत भी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, और कहीं भी खुलकर अपने पड़ोसी देशों के मामलों में कोई भी एक विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा है। या तो एब्सटेन करने की कोशिश करता है, या शायद क्या कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी की भाषा में कन्नी काट के निकल जाने की होती है कि चलो यार बच के निकल जाए, कुछ बोलना ना पड़े कहीं। खैर, लेकिन ये परिस्थितियां भी लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं। कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव तरीके से आपको चीजें लेनी ही पड़ती हैं। कुछ ना कुछ तो आपको रुख अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा आप एक ऐसे रास्ते पे चले जहां ना इधर का उधर का, तो ऐसे नहीं हो पाता। ये दुनिया ऐसी नहीं है आज की डेट में। कोई ना कोई तो एक पक्ष रखना पड़ता है। बिल्कुल ही आप कहो कि मैं निष्पक्ष रहूं, वो भी नहीं पॉसिबल है। खैर, एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूं जाने से पहले से। जी, मैं यही कहूंगा कि आपने जब पूछा है, मैंने आपके पिछले शो में भी यही बातें कही थी कि अभी सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से है भारत का विकास समेकित विकास। ये है मुख्य बात। और देखिए, मेरा विचार तो बड़ा मतलब एक्सट्रीम है। हमको लगता है कि अगर लोग का खाना, राशन, पानी, रोजगार सब बढ़िया से चले तो बहुत कुछ ठीक चलता है, और वही चलाने की आवश्यकता है। बाकी तो चुनाव आते जाते रहते हैं, और डिप्लोमेसी में भी आपको जो है उतार चढ़ाव, इधर का उधर, उधर का इधर होते ही रहता है। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी आपने छोटे शब्दों में। वो गागर में सागर वाली बात कह दी आपने, तो समझने वाले समझ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, हम आपसे लेंगे आज्ञा, और आभार व्यक्त करेंगे हमारे साथी, हमारे मित्र श्री सतीश के सिंह जी का, कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े।
और दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी आपके साथ होंगे एक नए विषय के साथ और नए विद्वान के साथ, नए डोमेन एक्सपर्ट के साथ। तो इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका।